हेलो गाइस, वेलकम टू कनात कोचिंग क्लासेस। तुषार दिस साइड। मैथ का सेकंड लेक्चर है ये। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 5 टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे मैट्रिक्स के। कौन कौन से? पहला पढ़ाया था मैंने क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ाया था ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, चौथा पढ़ाया था पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स, और पांचवा पढ़ाया था मैंने आपको स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। क्रिएटिविटी के साथ आराम से पढ़ेंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो एक नई स्किल सीख लो, है ना। बड़ा मज़ा आएगा आगे जा करके, लॉकडाउन जब खुलेगा तो, है ना। आपके पास एक ऐसी यूनिक चीज़ रहेगी जो दूसरे के पास नहीं हो, तो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें सीख लो। कुछ भी सीख सकते हो आप लोग। 12th में कोई प्रोग्रामिंग सीख लो या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख लो कंप्यूटर का। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। चलो यहाँ आ जाओ वापस। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले आप यहाँ देखो इस दुनिया में ना हर एक चीज़ की एक यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब हर एक चीज़ का एक यूनिक नाम है। यहाँ पे मैं एक एड्रेस वो बना रहा हूँ मैट्रिक्स। देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। ध्यान से देखो अगर आप तो इसमें रोज़ और कॉलम्स की संख्या जो है वो इक्वल है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की संख्या इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट किया है। मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो इसके अंदर ये लिखते हैं नंबर्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स यानी कि अवयव। हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं तो इनको बोलते हैं अवयव। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि इस दुनिया में हर एक चीज़ की एक अलग पहचान है, एक अलग आइडेंटिटी है, जिसको हम उसका नेम बोल सकते हैं। जैसे कि मुझको लोग मेरे नाम से जानते हैं, आप लोगों भी आपके नाम से जानते होंगे, आपके दोस्त यार, आपको आपके मम्मी पापा, है ना, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं वो आपको आपके नाम से जानते होंगे, है ना। हर एक चीज़ का एक अलग नाम होता है। तो वैसे ही इन एलिमेंट्स का भी एक नाम होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनका भी एक नाम होता है। अब उस नाम को हम देखेंगे कि वो नाम कैसे आइडेंटिफाई किए गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है। नेम ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को ये यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो मैं इसको कैसे लिखता? मैं इसको यूँ लिखता। कैसे लिखता? देखो ब्लू से लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मैं इसको लिखता A11 A12 A13। अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट आप लिख लो A22 A23 A33 सॉरी A31 A32 A33। ठीक है, ये सब क्या लिख दिया? आप भी सोच रहे होगे कि भैया ये आपने क्या लिख दिया, ये तो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो ये देखो मैं बताता हूँ क्या लिख दिया। हम समझते हैं ना, हर एक चीज़ को समझ के चलेंगे, क्या दिक्कत है। मैथ तो बहुत ईजी है। इस वाले एलिमेंट को बाहर पटक के मारते हैं, इसको समझते हैं क्या है ना, खोलते हैं इसको, क्या है, देखते हैं क्या निकलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A11, है ना। अब यहाँ पे A11 लिखा हुआ है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये जो A है ना, ये हमको बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें हम लिख सकते हैं, या तो नंबर्स या फिर फंक्शंस। तो ये बताता है कि मैं या तो एक नंबर हूँ या एक फंक्शन हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हो सकता, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। या ये जो A है ये या तो एक नंबर होगा या एक फंक्शन होगा, है ना। अब ये जो नंबर या फंक्शन होगा ये किस रो का, कौन सी कॉलम का, कौन सा एलिमेंट होगा, वो ये दोनों चीज़ें हमको नीचे बताती हैं। कैसे? ये जो पहला वाला 1 है, जो पहला वाला न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है A के बाद में, वो हमको बताती है कि मैं कौन से रो का एलिमेंट हूँ, है ना। और जो दूसरी वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है ये हमको बताती है कि मैं कौन से कॉलम का एलिमेंट हूँ, यानी कि कॉलम का मतलब होता है स्तंभ और रो का मतलब होता है पंक्ति, राइट। तो ये 2 चीज़ें हमको बताती हैं कि मैं कौन सी पंक्ति का एलिमेंट हूँ और कौन से स्तंभ का एलिमेंट हूँ, राइट। जैसे कि आप इसको इससे कंपेयर करो और मैं आपसे पूछूं कि इस वाले एलिमेंट में, ये सब इनके नाम है, जस्ट क्या है, नेम है। मैंने आपको बताया ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, नेम ऑफ
एलिमेंट्स, तो ये जो हैं ये इनके नाम है, ये इन एलिमेंट्स के नेम है। मैं अगर आपसे पूछूं इस वाले मैट्रिक्स में मुझे बताओ कि A11 क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताया मैंने? यहाँ देखो A11 को हमने बाहर पटक रखा है ना, यहाँ समझो, ये कहता है कि पहला वाला न्यूमेरिक वैल्यू हमको बताती है पंक्ति, दूसरी वाली न्यूमेरिक वैल्यू को बताती है हमको स्तंभ। तो पहली वाली न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 1, यानी कि कौन सी पंक्ति का एलिमेंट हो गया ये? पंक्ति उसने बता दी हमको कौन सी है, कौन सी पंक्ति बता दी? पहली, राइट। दूसरी वाली न्यूमेरिक वैल्यू ने हमको क्या बताया कि मैं कौन से स्तंभ का एलिमेंट हूँ, है ना। तो स्तंभ कौन सा हो गया? 1, दोनों जगह 1 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो ना 1 1 लिखा हुआ है दोनों जगह। तो अब हम जैसे ही इसने बताया कि भाई पहली पंक्ति, तो हम पहली पंक्ति में पहुंच गए। पहली पंक्तियों को मैंने क्या बताया था, जब हम पंक्ति देखते हैं तो कैसे देखते हैं? क्षैतिज दिशा में, यानी कि हॉरिजॉन्टली। और जब हम कॉलम देखते हैं कैसे देखते हैं? वर्टिकली, यानी कि ऊर्ध्वाधर तरीके से, है ना। अब देखो इसने बताया पहली पंक्ति का एलिमेंट हूँ मैं, यहाँ से पता चला हमको कि पहली पंक्ति का एलिमेंट है, तो हम पहली पंक्ति में पहुँच गए। भाई पहली पंक्ति हमारे पास ये रही, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं R1 से। R2 दूसरी पंक्ति हमारे पास ये रही, दिख गई। इसको तीसरी पंक्ति को डिफाइन करते हैं हम R3 से, तीसरी पंक्ति हमारे पास ये रही, है ना, विजिबल है ना। अब देखो कॉलम देखते हैं वर्टिकली, तो पहला कॉलम अपने पास ये रहा, C1 लिख दो इसको, कॉलम 1, ठीक है। दूसरा कॉलम अपने पास ये रहा, C2 लिख दो इसको, कॉलम 2। तीसरा कॉलम अपने पास ये रहा, C3 लिख दो इसको, कॉलम 3। उसने वो कह रहा है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मैं एलिमेंट हूँ। तो पहली पंक्ति में पहुंच जाओ दौड़ के। पहली पंक्ति को देखो, ये है ना पहली पंक्ति, ये है ना पहली पंक्ति, है ना। पहला कॉलम, स्तंभ कह रहा है पहला कॉलम ये रहा, पहला कॉलम ये रहा हमने ऊर्ध्वाधर। तो एलिमेंट कौन सा मिला हमको? 1 मिला। कौन सा एलिमेंट मिला? ये जो 1 लिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा A11 की वैल्यू। आप बोलोगे कि भैया पहले कॉलम में तो 4 भी आ रहा है, बट पंक्ति तो दूसरी हो गई ना 4 की। यहाँ देखो पंक्ति कौन सी हो गई, पंक्ति चेंज हो गई ना, तो 4 नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि भाई ये भी तो आ रहा है कॉलम 1 में, कॉलम 1 में भले से वो आ रहा है, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंक्ति वाली कंडीशन नहीं है ना उसमें। पंक्ति कौन सी है? ये तीसरी पंक्ति में आ रहा है, R3 में आ रहा है, ये देखो ना, है ना। समझ आई बात? यानी कि A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। अब ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं बाकी सबकी वैल्यू, आप मेरे को बता दोगे? भाई अगर मैं पूछता हूँ A22 की वैल्यू बताओ, तो A22 को बाहर पटको, A22 यानी कि क्या बता रहा है? दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम के एलिमेंट हूँ मैं। ये दो न्यूमेरिक वैल्यू क्या बता रही हैं कि दूसरी पंक्ति के पहली वाली न्यूमेरिक वैल्यू बता रही है हमको पंक्ति, दूसरी वाली न्यूमेरिक वैल्यू बता रही है हमको स्तंभ, यानी कि मैं दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का एलिमेंट हूँ। हम भाग के पहुँच गए दूसरे पंक्ति में, ये रही दूसरी पंक्ति 4 5 6, है ना, सेकेंड रो। और दूसरा कॉलम ये रहा C2, है ना। क्या मिला है हमको एलिमेंट? 5। तो यानी कि A22 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ देखो A22 की वैल्यू कितनी हो गई? 5, राइट। ऐसे ही बाकी अगर मैं पूछूं आपसे A33 की वैल्यू, आप मेरे को बता दोगे? थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो ये रही, सबसे नीचे वाली रो थर्ड रो, है ना। थर्ड कॉलम सबसे लास्ट वाला कॉलम थर्ड कॉलम, एलिमेंट क्या मिला? 9। सिंपल है, समझ में आ गया। A31 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो बता दोगे? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहा थर्ड रो, तीसरी रो ये रही, क्षैतिज रूप में देखो ना, तीसरी रो ये रही, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है तीसरी रो, ठीक है। क्या था यहाँ पे? 7। तो यानी कि A31 की वैल्यू 7। ये क्लियर हो गया, है ना। अब आप एक चीज़ और समझो, देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑर्डर पढ़ाया था मैट्रिक्स का, राइट, है ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ऑर्डर। एक छोटा सा मैट्रिक्स बना देते हैं 2 3 4 5, मतलब ये A = दे रखा है 2 3 4 5, है ना। आपको ऐसे देगा वो क्वेश्चन में A = मतलब ये जैसे इसको एक डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू A है, तो A = ये दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पूछ रहा है कि A का ऑर्डर बताओ मेरे को, तो A का ऑर्डर कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे? फॉर्मूला बताया था ना मैंने, A के ऑर्डर बताने का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको बताया था, नहीं बताया था? बताया था ना। क्या बताया था? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो नंबर ऑफ रोज देखो कितनी है, हॉरिजॉन्टली देखो 1 और 2, तो 2 रो हैं अपने पास। कॉलम देखो कितने हैं, वर्टिकली 1 और 2, 2 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 5। ऑर्डर इसका ये हो गया 2 क्रॉस 5। अगर मैं पूछूं आपसे कि एलिमेंट्स इसमें कितने हैं,
तो आप क्या करोगे, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे 4। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। अभी तो आप इसमें देखो गिन सकते हो 1 2 3 4। आप बोलोगे मैं तो भैया हम तो इसमें गिन के भी लिख सकते हैं, इसमें आप भले से गिन के लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसने दे दिया 10 क्रॉस 10 के ऑर्डर का मैट्रिक्स तो आप उसको गिनने बैठोगे नहीं ना, आप उसको सीधे मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट्स बता सकते हो। सिंपल है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं, विकर्ण क्या होता है, अवयव का विकर्ण क्या होता है, अवयव का विकर्ण क्या होता है। ये देखो मैं अब फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये मैंने नेम ऑफ एलिमेंट के रूप में एक मैट्रिक्स बनाया है। अब इसका मैं बताता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में विकर्ण को, क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी कि विकर्ण। क्या होता है विकर्ण, अवयव का विकर्ण होता है ये वाला, जिस पार्ट को मैंने रेखांकित किया है वो वाला पार्ट आपका विकर्ण कहलाता है, वही लाइन आपकी विकर्ण कहलाती है। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट है देखो विकर्ण में, A11 A22 A33। कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब ऐसे अवयव जिनके लिए रोज और कॉलम की संख्या इक्वल हो वो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। समझ आई बात। ये कौन से अवयव कहलाएंगे आपके, इंग्लिश में बोलेंगे इनको डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इनके लिए रोज और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। कैसे, देखो ये मैं बताया था, मैं पहली वाली न्यूमेरिक वैल्यू रो बताती है आपको, दूसरी वाली न्यूमेरिक वैल्यू कॉलम बताती है। इसका रो कौन सा है पहला, कॉलम कौन सा है पहला, इसका रो कौन सा है दूसरा, कॉलम कौन सा है दूसरा, इसका रो कौन सा है तीसरा, कॉलम कौन सा है तीसरा। यानी कि रोज और कॉलम की संख्या इक्वल हो गई, राइट। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। विकर्ण अवयव इसको बोलते हैं हिंदी में, डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं, विकर्ण। डायगोनल मतलब विकर्ण, एलिमेंट्स मतलब होते हैं अवयव, विकर्ण अवयव। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एक अगले, जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के, वहाँ पे वापस वहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर करानी थी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम वापस से अपने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमने 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उस वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। 5 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, बाकी के जो आगे बचे हुए हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं। देखो 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। क्या कहलाएगा ये, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव देखो क्या होता है, विकर्ण अवयव समझो। यहाँ पे विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसके सिर्फ विकर्ण अवयव हों, बाकी सारे अवयव ना हो, नहीं, बाकी सारे अवयव शून्य हों। कैसे हो, बाकी सारे अवयव शून्य हों। तो एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट्स हों, बाकी एलिमेंट्स 0 हों, ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, क्लियर हो गया। एक चीज़ और, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो विकर्ण अवयव है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स में नहीं हो सकते, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया, लो इसमें विकर्ण बता दो आप मेरे को कौन सा है, नहीं बता सकते ना। विकर्ण कहाँ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, समझ आई बात, है ना, क्लियर है। अब देखो इससे अगला टाइप पढ़ते हैं। अब 6 टाइप क्लियर हो गया। ये बस एक बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा ना मैथ का, उतना ज़्यादा
आगे क्लियर होते जाओगे। देखो अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, और हम इसमें हिंदी में बोल सकते हैं अदिश अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है? देखो यहाँ पे अदिश आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हों। क्या हों? विकर्ण के अवयव समान हों और बाकी सारे अवयव जीरो हों, तो एक ऐसा अवयव अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश मतलब एक ऐसा आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है जिसके विकर्ण के अवयव इक्वल हों। यानी कि विकर्ण में मैंने क्या बताया था आपको, इसमें a1 की वैल्यू इक्वल टू a2 की वैल्यू इक्वल टू a3 की वैल्यू। देखो ना, इसको क्या बोलते हैं? a11, इसको क्या बोलते हैं? a22, इसको क्या बोलते हैं? a33। ये आपको क्लियरली बता चुका हूँ ना, है ना? सिंपल है, ठीक है, सिंपल है ना? ये समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके सिर्फ विकर्ण में इक्वल एलिमेंट्स हों और बाकी एलिमेंट जीरो हों, उस आव्यूह को स्केलर आव्यूह कहते हैं या अदिश आव्यूह कहलाता है ना? सिंपल है। अब मैं आपसे बोलूँ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो हाँ भाई है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ विकर्ण में अवयव हों, बाकी सारे अवयव ना हो। तो इसमें भी तो सेम ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्या है ये? डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7th टाइप पढ़ लिया हमने, अब 8th टाइप पे पढ़ते हैं। देखो 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम इसको बोल सकते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझो। ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से समझना। ये आपके 12th में तो काम आएगा ही आएगा, 12th के बाद में भी इसका बहुत रोल है ना? हाँ, तो इसको ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में सिर्फ 1 हो, जिसके विकर्ण के एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, तो एक ये आव्यूह कैसा कहलाता है? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? क्या ये विकर्ण आव्यूह या फिर ये अदिश आव्यूह नहीं है? है कि नहीं? है ना? डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि भाई एक ऐसा आव्यूह जिसके सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट्स हों, तो हाँ इसके विकर्ण में एलिमेंट हैं। स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि भाई एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हों, तो इसके सारे विकर्ण के अवयव समान हैं, है ना? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, प्लस क्योंकि इसमें इसके विकर्ण में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 है, सिर्फ 1 है, तो इसलिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, एक ही मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ना? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 1। भाई इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ऊपर से देखूँ तो मैं, है ना? अब आप मेरे को ये बताओ ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं ये, या फिर ये किस टाइप का एक मैट्रिक्स है ना? ये आपको सोचना है, इसको सोचना ध्यान से, इसको नोट कर लो एक जगह, इसको कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट बनाते हुए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। लास्ट है आपका 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, यहाँ और लिख देते हैं, और
नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा, नल मैट्रिक्स मतलब नल मतलब खाली, जीरो मतलब शून्य। इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं शून्य अवयव, शून्य अवयव, या नल मतलब क्या होता है, खाली मैट्रिक्स है ना, समझ सकते हो आप। शून्य अवयव, तो देखो शून्य अवयव क्या होता है, देखो यहाँ समझो, एक ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों भाई, खाली हों जिसके सारे एलिमेंट्स खाली हों, नहीं, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, जीरो भी अंदर से खाली होता है ना, तो जिसके सारे एलिमेंट्स खाली हों, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आपको एक क्वेश्चन के रूप में एक मैट्रिक्स में बताता हूँ आपको कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस यानी कि समान अवयव क्या होते हैं। आपको कोई भी अवयव दे रखा होगा ना, तो उसके ऐसे करके दे रखे होंगे, a इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4 है ना, और b इक्वल टू दिस, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अवयव दे रखे होंगे, मतलब एक ये सिर्फ एक डिनोशन है, ए और बी, कभी भी आपको एक खाली अवयव नहीं देगा वो, है ना, इक्वल में देगा किसी को। तो अब देखो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो मैंने आपको एक दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक है a इक्वल्स टू 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा है b इक्वल्स टू 2 3 4 5। आप बोल रहे हो कि ये तो सेम है दोनों, तो यही तो है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम हो और जिनके अंदर के एलिमेंट्स भी क्या हों, सेम हो, तो ऐसे दो मैट्रिक्स कहलाते हैं हमारे आपस में इक्वल मैट्रिक्स। समझ आई बात, क्या बताया मैंने, जिनका ऑर्डर सेम हो, किन्हीं दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और उन दोनों उन अवयवों के अंदर के एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देखो, मैंने रखा है a इक्वल्स टू XYZ P, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मैंने दे रखा है b इक्वल्स टू 1 2 3 4, और मैंने आपको बोल दिया, एक कंडीशन दी थी कि अगर ये दोनों अवयव सेम मैट्रिक्स हैं, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये दोनों अवयव समान हैं, तो मुझे a XYZ P की वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे आप, बताओ। मैंने क्या बताया, इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, इसके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके ऑर्डर भी सेम होते हैं। इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम है। और मैंने आपको कंडीशन दे दी, मैंने आपको ये बदल दिया कि भाई इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों, तो आप मेरे को बताओ कि XYZ P की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे भाई, x की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी। सिंपली आप लिख दोगे कि x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 4। लो जी, आ गई XYZ P की वैल्यू, सिंपल है ना। अब इसी पे बेसिस पे मैं आपको दो क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक ये वाला क्वेश्चन आपको घर पे करके देखना है, और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको देखने हैं, आप इसको एज ए होमवर्क ले लो या जो भी ले लो, आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपके ये जो इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ाएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखियो, अपनी फैमिली का ध्यान रखियो, है ना। आप ही हो, आप लोग ही फ्यूचर हो भाई अपनी फैमिली का, तो उन लोगों का ध्यान रखो, आपका कर्तव्य बनता है ये, है ना। बाकी हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे 24 आवर्स, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही ज़िंदगी का सार है और है क्या, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, बाय।